हाँ, तो क्लास 8 के बच्चों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का बुक है, यानी कि जिसको नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। और इसमें आपका चैप्टर है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो क्लास 4 है, चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। यही चैप्टर का नाम क्लास 11 में भी है। आपको थोड़ा कम स्तर पर है और 11 में बड़े स्तर पे है। आज की बात याद रखोगे तो 11th में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए, न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका हम अदालत प्रक्रिया को, अदालत सिस्टम को कहते हैं। अब न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? तो लिखना, न्यायपालिकों का भूमिका मतलब काम। न्यायपालिकों के निम्नलिखित काम है। पहला, विवादों का निपटारा करना, मतलब दो लोगों का नहीं विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? अदालत ही करते हैं ना उसका निपटारा। तो वो होता है अदालत का काम, विवादों का निपटारा करना। उसके बाद न्यायिक समीक्षा करना। जैसे कि अदालत जो है आपके पास 3 प्रकार के हैं। पहला है जिला न्यायालय, उसके बाद है उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय। उच्चतम को आप सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हो। इंग्लिश में सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कानून न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि अगर छोटे अदालत ने किसी भी कानून पर उसने गलत फैसला दे दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा करना, जिससे कि किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको किसी तरह का कोई समस्या ना हो, क्योंकि नाखुश लोग हो जाएगा ना कि हाई कोर्ट ने हमारे लिए गलत फैसला दिया। तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर लेना। और कानून की रक्षा करना। न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय मतलब जुडिशियरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुडिशियरी। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी? तो थर्ड वर्क है इनका कानून की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? क्योंकि लोग कानून तोड़ते हैं ना, बड़े बड़े नेता बाहुबली लोग सब कानून तोड़ते हैं ना, तो उसकी रक्षा करना। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाना। क्या होना? मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाना। जैसे आप मौलिक अधिकार 6 है, इसमें से अगर कोई अधिकार अगर आपका सरकार ने छीन लिया, नेता ने छीन लिया, तो आप क्या करोगे? जुडिशियरी के पास ही जाओगे ना मांगने के लिए कि देखो मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया। जैसे कि पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकार में 7वां संपत्ति रखने का अधिकार था, राइट टू एसेट, लेकिन वो उसको इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया था। लेकिन अदालत ने अभी तक उसको नहीं माना है कि आप मौलिक अधिकार को किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते हो। अब है आपका क्वेश्चन आएगा ये, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? तो आप लिखना, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका पर किसी भी तरह के मंत्री या सरकार का कोई दबाव ना हो, वो अपना फैसला सुनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर फैसला सुना देगा। अब उसे कोई फ़ोन करके या कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहेगा कि नहीं, तुम किसी विशेष व्यक्ति के लिए फैसला सुना दो, चाहे गलत ही क्यों ना हो, तो फिर क्या कहलाएगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं है, स्वतंत्र न्यायालय नहीं है। और जहाँ स्वतंत्र न्यायालय नहीं होगा वहाँ पर जल्दी ही समाज में झगड़ा हो जाएगा और उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। जब आपस में ही समाज में लोग लड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई अदालत जाएगा ही नहीं, कहेगा वहाँ तो न्याय मिलती ही नहीं है, वहाँ तो गलत लोगों को ही न्याय मिल जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करेगा? अपने समाज गांव में ही एक दूसरे से मर कट के मर लेगा, लेकिन न्यायालय में नहीं जाएगा। इसलिए न्यायालय का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? तो मैंने बता दिया ना, भारत की अदालतों की संरचना जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब एक और कोर्ट बन गया, जितने भी एसडीएम होते हैं ना, एसडीएम ऑफिस, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, उनका ऑफिस भी अब एक अदालत के रूप में काम करता है। क्योंकि अदालतों के पास इतना ज़्यादा काम हो गया है ना कि वो नहीं संभाल सकते, इसलिए एसडीएम ऑफिस को भी अब अदालत बना दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको अदालत कैसे काम करते हैं वो एक कहानी सुनाई जाएगी। जैसे 1980 का बात है,
कब की बात है ये? 1980 की बात है। लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से शादी की और दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे। परिवार सब ठीक थे, लेकिन 2 दिसंबर 1980 को आग लगने से सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। जब केस मुकदमा हुआ, पुलिस ने तहकीकात किया तो सुधा के मायके वालों ने इल्जाम लगाया कि लक्ष्मण, उसका भाई, उसकी मां ने मिलकर मेरी बेटी को दहेज के कारण आग लगा के मार डाला है। समझ रहे? ऐसे में केस मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा शुरू होने के बाद ये देखा गया कि किस तरीके से क्या हुआ। सुनवाई के दौरान लक्ष्मण की मां शकुंतला ने बताया कि नहीं, सुधा स्टोव पर खाना बना रही थी, अचानक उसकी साड़ी स्टोव की लौ में आ गया और जल्दी से आग पकड़ लेने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन मायके वाले का कहना था कि नहीं, मेरी बेटी ने मुझे पहले भी बताया था कि आप लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे, इस वजह से आप लोगों ने उन्हें जलाकर मार डाला। तो सरासर जो है 3 पर में था, शकुंतला, लक्ष्मण कुमार जो खुद वो था और उसके भाई, तीनों पर में जो है लगाया गया था इल्ज़ाम। लक्ष्मण कुमार के भाई का नाम था सुभाष चंद्र, मां का नाम शकुंतला, तीनों पर केस चल रहा था। और केस चलने के बाद ये देखा गया 1983 में फैसला आया 3 साल बाद, और तीनों आरोपियों ने को सजा सुना दिया गया कि जेठ सुभाष चंद्र और लक्ष्मण कुमार और शकुंतला तीनों सजा के अधिकारी हैं और इनको मौत की सजा सुना दी 3 साल बाद। लेकिन 1983 को इन तीनों ने उसकी सजा को नहीं माना और वो चले गए कहाँ? हाई कोर्ट में। उस कोर्ट से ऊपर चले गए। हाई कोर्ट में कहा कि जिला न्यायालय ने जो फैसला दिया है बिल्कुल गलत है, हम लोग निर्दोष हैं। वहाँ पर भी अब केस की सुनवाई चलने लगी। केस की सुनवाई वहाँ पर में चलने पर ये पता किया गया कि ये हत्या थी या नहीं इसका पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर में हाई कोर्ट के जज ने पाया कि नहीं, स्टोव से ही आग लगी थी और गलती से लग गई थी, इसलिए शकुंतला, लक्ष्मण कुमार और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब सुधा के मायके वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो इन तीनों को बरी किया है वो बिल्कुल गलत है, इन्हीं तीनों ने मिलकर हमारी बेटी को मारा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट में 1985 में मुकदमा शुरू हुआ और फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यहाँ फैसला आया कि नहीं, सुभाष चंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। उसकी मां शकुंतला और लक्ष्मण कुमार ये दोनों के दोनों दोषी हैं सुधा के मरने में, और कहीं न कहीं दिख पड़ता है, इसीलिए उसकी मां को और लक्ष्मण कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई, फांसी नहीं दी गई और उसके भाई सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया। अब हम देखते हैं कि तीनों में देख लिया, आपको एक अदालत में नाखुश हो दूसरे में जाओ, दूसरे से नाखुश हो तो आप तीसरे में जाओ, आपको कहीं ना कहीं आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्या हर व्यक्ति अदालत, अब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? कैन एवरीबडी go to court to demand for justice? Then what you will write? You will write yes, everybody can go to the court to demand for justice. अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है और हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। एक ही जगह है जहां हर एक व्यक्ति की सुना जाता है और आपकी मदद पूरी तरीके से की जाएगी। और आपने देखा ही कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति, किसी भी कारण आप अदालत में जाइए, वहाँ कहिए कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, वहाँ पर आपकी मदद की जाएगी। अगर आपको कोई बेदखल कर रहा है, आपकी कोई ज़मीन छीन रहा है, इसके लिए भी जा सकते हो अदालत में। यही नहीं, अगर आपके यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो भी आप जा सकते हो। कहाँ?
अदालत में कि हमें नौकरी जाने में परेशानी हो रही है, रोज रोज 3-3 घंटे का ट्रैफिक जाम हो जाता है, हम क्या करें? अदालत वहाँ भी आपकी सुनवाई करेगा। अदालत का काम है हर एक हाल में आपकी समस्याओं को दूर करना, और वो दूर करते भी हैं। तो आप बच्चों समझ गए अदालत कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से? और सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं बोल पाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए जिला कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, जिसको यहाँ भी लिखा गया देखो, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कई वर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं। बरी करना क्या होता है, यानी कि इल्ज़ाम मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। अपील करना, किसी भी समस्या है आपको, उस समस्या के लिए जब आप आवेदन दोगे तो उसको बोलते हैं अपील करना। मुआवजा, अगर आपके साथ गलत हुआ और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आपने काम धंधा छोड़ दिया और वो उस व्यक्ति के कारण हुआ, तो उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा। बेदखली, अगर आपको कोई बेदखली कर रहा है, जैसे कि आपको हटा रहा है आपके ज़मीन से, घर से, उल्लंघन, अगर कानून को कोई तोड़ता हुआ नजर आएगा तो हम उसे कानून का उल्लंघन कहते हैं। और आपके पास ये क्वेश्चन सब हैं सुधा गोयल से रिलेटेड, काफ़ी सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर हास्यकरण की समझ पढ़ेंगे। अभी आपका 4th चैप्टर है, आप लोग इसे ध्यान रखना। हमने आपको समरी बताई है, आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे आपको। और जितने भी हेडिंग है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अभी से आपको आदत होनी चाहिए। जो हिंदी वाले हो ट्रांसलेट करके इंग्लिश को सोचो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, और सारे क्वेश्चन आंसर और जितनी भी क्वेरी हो पूछ लेना। और 8वीं क्लास के ऑनलाइन बच्चों के लिए आपको जो भी क्वेरी हो कमेंट में डालकर पूछो। अगर किसी भी तरह का कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो भी कमेंट में डालना। और अगर ये हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहो, आनंदित रहो।